हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। सभी प्यारे बच्चों को जल्दी से आ जाएंगे, बता देंगे कि मैम आप ऑडिबल हो, विजिबल हो, लाइव हो। ठीक है, पेन दे देना एक बार। चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून किरण, अनुपम, जेबा, कार्तिक, अंजलि, निशा। वी आर लाइव, ऑडिबल एंड विजिबल। जल्दी से डू लेट मी नो। चलिए, शिवम पाल, अरुणिमा, सृष्टि, गुड आफ्टरनून एवरीवन। शिवम, बबीता, अर्पित, सानवी। चलिए चलिए, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, क्लास को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। आज है हमारी 7वीं क्लास। पिछले 6 क्लासेस में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, समझ ली और नए नए कंसेप्ट भी पढ़ लिए। ठीक है, चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। ओके, स्टार्ट करें क्लास को। चलिए, सत श्री अकाल जी, बिल्कुल बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलिए, आज है आपके लिए एक बहुत ही खास मौका और खास जो है अनाउंसमेंट, जो कि आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर, जहां पर आपको जितने भी टीचिंग के जितने भी एग्जाम्स हैं, ऑल दी टीचिंग एग्जाम के जितने भी बैचेस हैं, उन पर यू कैन गेट 300 पूरा ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक कूपन कोड लगा लेना, दिवाली 300। जब पेमेंट करोगे तो पेमेंट वाले पेज पर जब पहुंचोगे तो वहां पर लिखा होगा कि कूपन कोड है कोई, तो ये दिवाली कैपिटल और 300 लगा लेना। इसमें आपको 300 का ऑफ मिल जाएगा। हमारी हिमांशु मैम जी हैं और हमारी पूरी जितने भी एग्जाम्स की जो भी सारे टीचिंग एग्जाम का कोई भी बैच है, हर किसी पे 300 ऑफ है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों को एक जो है इन्फॉर्मेशन थी, उसके साथ साथ हम आज क्या करने वाले हैं वो आपको बताई है। कल जैसे कि मैं, अरे अरे अरे, तुमने मेरा वाला पेज कहाँ पहुंचा दिया। ठीक है, चलो, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सारी चीजें। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, अभी भी तुम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया होता। उसके साथ साथ यहाँ पर सारी चीजें हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, बाकी जो भी सारी चीजें यहाँ पर कनेक्टेड रह सकते हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना भाई, वीडियो को लाइक कर दिया करो, सो दैट वी गेट मोटिवेटेड। अब तुम लोगों ने जो है कमेंट करने ही बंद कर दिए कि अब हम रेगुलर क्लास जो लेने लग गए है ना। चलो, तो अब बात करते हैं पहला क्वेश्चन। आज हिस्ट्री कर रहे हैं, हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। प्रूफ भी लिखे हैं कहाँ से क्या आया है। ठीक है, दूसरों के हिस्ट्री नोट से कुछ नहीं होने वाला, अपने बनाना। चलो, जल्दी से बताओ फटाफट से, क्लास 6 का जो है चैप्टर है, फटाफट से बताएंगे आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया जेबा बेटा। नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द क्लास। क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम अमंग व्हिच ऑफ द फर्स्ट सिटीज वर पीस ऑफ क्लॉथ फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वाज। निम्न शुरुआती नगरों में किस स्थान से कपड़े के टुकड़े के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन से चिपके हुए मिले। जल्दी से बताओ, चलो जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। मोहनजोदाड़ो से मिले, हड़प्पा से मिले, लोथल से मिले या कालीबंगा से मिले, कहां से मिले? जल्दी से बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर डाला गया है प्रूफ। अभी हड़प्पन सभ्यता क्या है, ये हमें जो है ये बताता है कि शुरुआती तौर पर जो जनसंख्या का यहाँ पर आगमन हुआ था, एक प्रकार से लोग जब सिविलाइज्ड तरीके से सभ्यता से रहना शुरू करते हैं, उसके बारे में हमें बताता है। ठीक है आरती बेटा, फिर हमें ये बताता है कि जब हम हड़प्पा में घूमने जाते हैं, जो आज के पाकिस्तान वाले एरिया में आता है, वहां पर एक जनसंख्या रहती थी, वहां पर लोग रहते थे और वो ये लोग ये काम करते थे। और हमारी एनसीईआरटी ये कहती है कि आपको पता है, हमें क्या नहीं पता, हमें सब पता है। हमारी एनसीईआरटी हमें कहती है कि कॉटन प्रोबेबली ये लोग उगाते थे मेहरगढ़ में, और एक्चुअल में पीस भी मिले हैं क्लोथ के, वो भी किससे अटैच थे? लिड ऑफ सिल्वर वाज से अटैच थे। ये हमारी एनसीईआरटी हमसे ऐसे सवाल पूछती है। कैन यू इमेजिन कि कितना ज्यादा कैसे कैसे सवाल पूछते हैं, तो इसलिए हमें पूरी एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। ये कौन सी एनसीईआरटी है भाई? ये है हमारी क्लास 6 का, क्लास 6 का ये है हमारा चैप्टर, क्लास 6 हमारा चैप्टर है भैया। ये हमारा जो है क्लास 6 का ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आने वाले जो है, और ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है, ये हमारा लिखा है मोहनजोदाड़ो। ये लिखा, जितने बच्चों ने यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए बोला है, ये लिखा है कि मोहनजोदाड़ो में मिला है। आपसे कल को कुछ भी पूछ सकता है। ये पेज हमारा जो पूरा है, इससे आपको ये भी पूछ लेगा कि वो लोग क्या क्या यूज करते थे। कॉपर यूज करते थे, ब्रॉन्ज यूज करते थे, गोल्ड सिल्वर भैया सब कुछ यूज करते थे। किससे क्या बनाते थे, क्या नहीं बनाते थे। परहैप्स मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर था बीड्स, वेट्स और ब्लेड्स वगैरह यूज करते, सब कुछ पूछा जा सकता है।
यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखनी होगी और समझनी होगी, और इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में हमें ये फूलदान मिला है जिस पर एक कॉटन का जो है कपड़ा चिपका हुआ था, और वो हमारे से सवाल पूछ लिया। ठीक है, अब जल्दी से बताओ लोथल में हमें क्या मिला, कितने बच्चे यहाँ पर बता सकते हैं कि हमें लोथल में क्या मिलता है। लोथल कहाँ है, प्रेजेंट डे गुजरात में, यू कैन स्पॉट इट। ठीक है, ठीक है, जल्दी से बताओ फटाफट से। लोथल में कोई ऐसा बच्चा है जो हमें बता सकता है। डॉकयार्ड मिला लोथल में। लोथल कैसी जगह है, जो गुजरात में, गुजरात एक तटीय किनारा है। वेरी गुड, वी फाउंड पोर्ट्स एंड डॉकयार्ड्स ओवर देयर। तो डॉकयार्ड क्या होता है बेटा, जहां पर ये सारे लोग ना जहाज, एक तरीके से पानी वाले जो जहाज होते थे उसको है ना बिजनेस करते थे, पैसा ही पैसा होता था इनके पास, है ना, दिस इज बिजनेस, और ये जो है यहाँ पर डॉकयार्ड। अब कितने बच्चे बताएंगे कालीबंगा में क्या मिला है। कालीबंगा का नाम ही एक जो है अवशेष के रूप में हुआ है। कालीबंगा में यहाँ पर हम लोगों को काले जो है बैंगल मिले थे। काले बैंगल यानी कि काली चूड़ियां, जिसके बेसिस पर इसका नाम ही कालीबंगा रख दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना कि ब्लैक बैंगल्स कहाँ मिले थे, ध्यान रखना, ब्लैक बैंगल्स, काले कंगन, है ना, तो यहाँ पर क्या है, ये आपको कालीबंगा से मिला है। ठीक है, हड़प्पा के बारे में आप सारी चीजें जानते हैं, है ना, काली चूड़ियां मिली थी कांच की, बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रूफ दिखा दिए कहां से सवाल आया है। अभी हम तुमको ऐसा सा प्रूफ दिखाएंगे कि तुम्हारे इसमें से भी सवाल आ सकता है, यहां से भी सवाल आ सकता है, बिल्कुल कहीं से भी सवाल आ सकता है ना। हाँ जी, चलिए अगला सवाल करते हैं, बहुत ही सुंदर। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन शुरू हो गई, हड़प्पन सभ्यता समाप्ति हो जाती है, ये भी हमारे चैप्टर में हमें दिखा हुआ है। हड़प्पन सभ्यता के बाद वैदिक काल शुरू होता है, वैदिक काल के बाद धीरे धीरे नए नए किंगडम्स आते हैं, नए नए जो नो राजा महाराजा आ रहा होता है, और वो राजा महाराजा अपने लिए किताब लिखवाते हैं, अपने जो भी उनके यहाँ पर बहुत ही बढ़िया कवि होते हैं, बहुत ही बढ़िया कोर्ट पोइट जिसको कहते हैं, फिर उन सब ने अपनी प्रशस्ति लिखवा दी। हमारे प्रशस्ति का शब्द का ही मतलब है किसी की प्रशंसा में, किसकी, अपनी प्रशंसा में, है ना भाविका। तो जब वो अपनी प्रशंसा में सारी चीजें लिखवाते थे तो बढ़िया बढ़िया लिखवाते थे। लेकिन हमसे ये पूछा है कि भैया बाण भट्ट ने क्या लिखा है, अश्वघोष किसके लिए जो है काम करते थे, किसके कोट पोइट थे, हरिसेन और रवि कीर्ति। चलिए इसका आंसर यहाँ पर डालते हैं। ये चैप्टर पहले एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों का जो चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर न्यू एम्पायर एंड किंगडम। हड़प्पन हड़प्पन सभ्यता के बाद हमारी जो जनसंख्या है वो विलुप्त हो गई, जनसंख्या विलुप्त हो गई। अब उसके पीछे बहुत सारे कारण इतिहासकार दर्ज करते हैं, लेकिन वी ऑल्सो हैव टू रिमेम्बर कि मैम नई नई जनसंख्या, नए नए राजा महाराजा अपने किंगडम्स लेके आते हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया बेटा। तो यहाँ पर ये सारा दिया हुआ है कि कैसे समुद्रगुप्त ने अपनी प्रशस्ति लिखवाई थी। प्रशस्ति मतलब क्या होता है, अपनी प्रशंसा में जब ये लोग कुछ लिखवाते थे। अशोक तो तुमको याद ही होगा सबको, तो जल्दी से बताएंगे जो बाण भट्ट है वो किसने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी बच्चे कह रहे हैं, और जो कि 100 का 100% करेक्ट भी है। ठीक है, तो जो कि 100 का 100% जो है, हिस्ट्री की ही तो क्लास है। अच्छा ओके, गॉट इट। ठीक है, चलो मेरे को बच्चे कह रहे हिस्ट्री की क्लास, अरे हिस्ट्री की तो क्लास है, फिर मैंने पूरा कमेंट पढ़ा। चलिए यहाँ पर देखो, बाण भट्ट जो है यहाँ पर ऑब्वियसली जो है बेटा वो हर्ष चरिता जो है वो बाण भट्ट जी ने लिखी है। इसमें ये हर्ष की जो है तारीफ कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अश्वघोषा किसने लिखी होगी, जल्दी से बताएंगे। अश्वघोषा हमारा जो है यहाँ पर बुद्ध चरिता जो है उन्होंने लिखी है। उसके बाद बच जाता है हरिसेन। हरिसेन ने समुद्रगुप्त की परिस्थिति कह रहे हैं, परिस्थिति लिखी थी। और परिस्थिति का मतलब क्या होता है, परिस्थिति यानी कि किसी की प्रशंसा में उसकी जो है कुछ भी उसके बारे में बात लिखी है। अब ये किसी के, अब जब मैं तुमको यहाँ पर देख रही हूँ और तुम बोलो कि मेरे बारे में अच्छा अच्छा लिखो, तो तुम मेरे बारे में अच्छा अच्छा ही तो लिखोगे ना, वैसे बुरा तो नहीं लिख सकती, क्योंकि अभी तो तुमको पकड़ के जेल में भी डाल सकती हो, है ना, अभी तो तुम मेरे लिए काम कर रहे हो, इसलिए। उसके बाद बचते हैं बेटा रवि कीर्ति, जो कि पुलकेशन सेकंड की प्रशस्ति लिखते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जहां पर डी में थर्ड है और जो कि एक ही था वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर। ये क्या थे, कुछ भी नहीं थे, ये किताबें लिखते थे। अब ऑब्वियसली बेटा जब तुम्हारे भी जो, जैसे मान लो कि तुम बहुत बड़े राजा हो, है ना, जैसे मान लीजिए सृष्टि एक बहुत बड़ी रानी महारानी है, और वो जो है आपने आने वाली जनसंख्या को, आने वाले जो है लोग हैं उनको अपने बारे में बताना चाहती है, तो बोलेगी कि मैं जो है बहुत अच्छी हूँ, दिल की बहुत अच्छी हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करती, सबसे प्यार मोहब्बत से, है ना, अपने बारे में अच्छा अच्छा लिखवाएगी वो। इसी प्रकार ये लोग भी अपनी प्रशस्ति बनवाते थे, अपने अच्छा अच्छा जो है सारी चीजें, हम तो ऐसे दान करते हैं, दक्षिणा देते हैं, बहुत बढ़िया है हम, है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पर इन किताबों में दी गई है। ऑब्वियसली प्रशासन कैसे चलाना, ये सारी बातें भी। तो ये जो चैप्टर है हमारा प्यारा सा चैप्टर, भाई बहुत सुंदर चैप्टर है, हर बार इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, वैसे तो देखो आज जो है हम लोगों को बहुत जरूरी है यहाँ पर कि आप प्लीज एनसीईआरटी को सीरियसली लो। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपके लिए आपकी जिंदगी आपको प्रदान करने की जो है
वो रखती है, क्या बोलते हैं इसको, परसेंटेज। ठीक है, तो ये चैप्टर है न्यू एम्पायर एंड किंगडम, किस प्रकार से नए एम्पायर्स, नए नए साम्राज्य, नए नए राजा महाराजा यहाँ पर जन्म ले रहे थे। ठीक है, और वो अलग अलग काम करते थे। ठीक है, जिसमें कि वो प्रशस्ति है ना, जैसे अशोका ने आपको पता है कितना ज्यादा यहाँ पर सारी चीजें करवाई थी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से करो, फटाफट से करते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, चलिए 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 चलिए। यूरोप में वोड के उत्पादकों ने किस भारतीय फसल को उसके प्रतिस्पर्धी के रूप में देखा? द ग्रोवर्स ऑफ वोड इन यूरोप सॉ व्हिच इंडियन क्रॉप एज इट्स कॉम्पिटिशन। अब ये चैप्टर क्या है, इसकी कहानी बता देते हैं, एक ही मिनट में रिवाइज हो जाएगा, लेकिन पढ़नी तो पड़ेगी एनसीईआरटी, है ना। वेरी गुड एवरीवन, आंसर आना भी शुरू हो चुका है, जो कि अब देखो भारत भैया यहाँ पर ना क्या करता था, भारत में हम लोगों का जो पूरा चीजें थी वो कहाँ से शुरू हुई, वो अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसने जो सारी चीजें हमसे हासिल कर ली, जहांगीर के दरबार में जो परमिशन मिली, उसके बाद धीरे धीरे हमारे हाथ से सत्ता छूटती गई, बहुत सारे बैटल्स इन लोगों ने युद्ध किए और धीरे धीरे हमसे सब कुछ ले लिया। ऐसे में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव भारत में बहुत बढ़िया से अपना साम्राज्य स्थापित कर ही रहे थे, तभी जाके बहुत ज्यादा व्यापार होने लगता है भारत और ब्रिटेन के लोगों के बीच में, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की थी वही लास्ट तक टिकती है। आए तो पुर्तगाली थे सबसे पहले, लेकिन अब ब्रिटेन के लोगों ने सबको हरा दिया, फ्रांस, डच, पुर्तगाली सबको हराने के बाद अब वो भारत पर बहुत बढ़िया से राज कर रहे थे और हमारे खुद के राजाओं को हरा के वो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे थे। अब होता ये था कि ब्रिटेन में चल रहा था उद्योग का एक क्रांति, जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब भारत में ये लोग राज कर रहे थे तो इनके खुद के देश में एक बहुत बड़ा क्रांति चल रहा था और वो था उद्योग की क्रांति। और उस क्रांति में जो भारत के किसान अभी भी हाथों से चीजें बना रहे, वहां पर वो चीजें मशीन से बनती थी। अब मशीन से बनती थी तो बहुत ज्यादा लोगों को कलर्ड कपड़े पहनने का एक तरीके से शौक हो रखा था और वो कपड़ों को रंग के जो है पहनना पसंद करते थे। तो यहाँ पर जो जो लोग थे यूरोप में, वो अपने वहां पर एक वोड की खेती करते थे। लेकिन वोड जो है वो कपड़े रंगने के काम तो आता था, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा इंडिगो की खेती भारत से जो नील की खेती जाती थी। तो इसीलिए जब यहाँ पर भारत से नील जाने लगा ब्रिटेन में, तो वहां के लोगों ने बोला कि हमें वो नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे किसानों की वोड कोई नहीं खरीदेगा, भले ही इंडिगो बहुत बेहतर है। तो वहां के लोगों ने प्रदर्शन किया और उन्होंने इंडिगो और नील की खेती पर बैन लगवाने की पूरी कोशिश की। इसीलिए इंडिगो जो की कल्टीवेशन को, जो नील की खेती है, उसको एज ए कॉम्पिटिशन वोड के जो प्रोड्यूसर्स थे वो देखने लग जाते हैं। हमारे यहाँ से जाता है इंडिगो ब्रिटेन और ब्रिटेन के लोग कहते हैं कि अब हम अपनी वोड का क्या करेंगे, हमें इंडिगो नहीं चाहिए। तो इंडिगो क्या था, हमारे भारत से के लोगों से जो नील की खेती करवाई जा रही थी। इस नील की खेती में आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी और एक किताब है नील दर्पण। ये जो किताब है नील दर्पण, ये दर्शाती है कि हमारे किसानों को कितनी ज्यादा बहुत बुरी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। एडवांस पेमेंट ये ब्रिटेन के लोग हमें दे देते थे, ठीक है, एडवांस पेमेंट दे देते थे, हम लोगों को पैसा पहले ही दे देते थे और फिर बाद में मना भी कर देते थे। तो हम इस फसल खरीदने से मना कर देते थे। अब जो है आपका किसान क्या करे, कहीं और से पैसे लेकर और इसी जाल में फंसता चला जाता था। और एक दिन ऐसा आता था जब उसको किसानी छोड़ के अंग्रेजों के लिए लेबर का काम करना पड़ता था, ठीक है, मजदूर का काम करना पड़ता था। ये एक तरीके से पूरी स्ट्रैटेजी थी ब्रिटेन के लोगों की। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, इसको जो है यहाँ पर ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी। ये पूरी प्रणाली थी जिसको टिनखटिया प्रणाली कहते हैं, जिसमें से आपको 20 में से 3 हिस्से में नील की खेती जबरदस्ती करनी है, चाहे उसको कोई खरीदे या ना खरीदे। और उसमें बहुत पैसा लगता था और नील की खेती करने से जमीन भी बंजर हो जाती थी बहुत सालों के लिए। ठीक है, और ऊपर से खरीदना भी जो है बीच में बंद कर देते, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर ये सारा दिया गया आपके लिए, एक बार यहाँ पर रीड आउट कर देते हैं। ठीक है, एक बार अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो आप इसके लिए इसको एक बार रीड आउट कर देते हैं। तो ये पूरा जो सेंटेंस है ये यही कह रहा है कि हाउएवर बहुत ही कम लोग, जो बहुत ही कम इंडिगो पहुंचता था यूरोप के मार्केट्स में, लेकिन जब पहुंचता था तो यूरोप के लोगों को बहुत बड़ा चैलेंज लगता था और उनको लगता था कि उनका यहाँ पर जो है कोई भी उनकी जो है चीजें नहीं खरीदने वाला। ठीक है, उनकी चीजें नहीं खरीदेगा तो यहाँ पर दिक्कत होगी। और क्योंकि टेम्परेट जोन था तो वोड भी इजिली अवेलेबल हो जाता था। और इसीलिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर इंडिगो आने लग जाता है तो हमारे जो क्या है, जो हमारे लोग जो वोट कर रहे हैं, अगर इंडिगो आएगा हमारे देश में तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इंडिगो किस लिए इस्तेमाल होता था बेटा? डाई करते थे, कपड़ों को रंगते थे। इवन आपने देखा होगा कि हमारी मम्मियां भी जो है कपड़े को एक बार जमाने में नील दिया करती थी। आजकल ये सारी चीजें अब हट गई है ना। अब इन जो है मॉडर्न जमाना आ गया, ऐसे ऐसे रंग आ गए, पर्पल और ये पता नहीं कौन सा कलर है। ठीक है, आई थिंक दिस इज आई थिंक लेवेंडर या मे बी, आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो। चलो ठीक है, तो ये हमारा है पूरा का पूरा, और ये पूरी कहानी यहाँ पर दी हुई है। चैप्टर का नाम है रूलिंग द कंट्री साइड। रॉबर्ट क्लाइव का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बार पढ़ लेना इसको। हर इसमें आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर सी टेट में। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं मस्त तरीके से। ठीक है राज बेटा, ये ना एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट होते हैं, तो मैं अगर एनसीईआरटी भी यहाँ पर ले आऊंगी ना तो वो आपको क्लियर नहीं दिखेंगे, लेकिन ऑब्वियसली मैं आपको चैप्टर का नाम बता देती हूँ, तो आप उसको गूगल पे जाके लेके आ जाया करो। ठीक है मैम, ये लोटस कलर लग रहा है। चलिए ठीक है, चलिए हमारे जो है एक्सपर्ट की टीम आ चुकी है। ठीक है, जल्दी से बताओ, है ना? यस एग्जैक्टली मेघा बेटा, इवन अब जो है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आजकल भी बेटा नील की जो है दी जाते हैं, कपड़ों को नील दिया जाता है, बहुत ही क्यूट सा और प्रिटी सा लगता है फिर वो, है ना? चलिए जल्दी से बताएंगे, अंग्रेजों द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था? दैट बंगाल वो एक बहुत बड़ा प्रोविंस था। अच्छा जी, पता है ना, पहले राज्यों का कोई कंसेप्ट नहीं होता था, पहले प्रोविंस होते थे, है ना, प्रेसिडेंसीज होती थी। या फिर वो कहते थे कि वो बंगाल के लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारा विभाजन ही कर दो। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस चाहते थे, प्रशासनिक सुविधा के लिए। बंगाल के राष्ट्रवादियों के प्रभाव को कम करना तथा बंगाल के लोगों को विभाजित करने के लिए। जितने भी लोगों को यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लग रहा है वो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। यहाँ किन बच्चों को यहाँ पर लग रहा है कि वो बंगाली नेशनलिस्ट का जो है इन्फ्लुएंस कम करना चाहते थे? तो दैट वाज वन ऑफ द रीजन, जो कि सच्चाई का था, जो सच्चा रीजन था। लेकिन उनका मोटिव क्या था, ये पूछ रहा है। पहले तो हम प्रूफ देख लेते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। ठीक है, हमारी एनसीईआरटी पे हम पहले तो आपको जूम करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। दिख रहा है कुछ? दिख रहा है? विजिबल है? आई होप इट इज विजिबल। और जूम कर देते हैं अदरवाइज, और इसको पढ़ते हैं। ठीक है, पूरी कहानी पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर बहुत ही सुंदर है। इन 1905 में वाइसरॉय थे कर्जन, जिनका नाम था लॉर्ड कर्जन। वो पार्टीशन कर दिए हैं भारत, और भारत का कह रहे हैं बंगाल का पार्टीशन कर देते हैं, बंगाल को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एट दैट टाइम बंगाल वाज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उस समय बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस होता था, यानी कि आप ये लगा लो कि 5-6 राज्य उसी से निकाल के हमने आज के टाइम पे बनाया। एंड इंक्लूडेड बिहार एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। The British argued for dividing Bengal for the reason of अरे भैया कहाँ जा रहे हो? For the reason of administrative convenience। दिख रहा है? Administrative convenience के लिए। अब ये क्या था? ये कहते थे आपका जो राज्य है ना, ये जो आपका प्रांत है, हमसे संभल नहीं पा रहा है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस क्या था। अब हमको तो पता है ना इनकी इंटेंशन क्या थी, फूट डालो राजनीति करो। 1857 की क्रांति में ही इन्होंने समझ लिया था कि भारत में अगर राज करना है तो फूट डालना पड़ेगा। तो यहां पर लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप इस पूरे के पूरे जो है पेपर को पढ़ लेना। यहाँ पर मैंने आपको इसमें डाल दिया है कि ये कहाँ से है, सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर आपको डाल दिया है सारा का सारा। चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट। 1870 से लेके 1947 तक की कहानी इसमें गिवन है। ठीक है, तो ये पढ़ लेना खुद से। और इसमें जो हमारा एनसीईआरटी कहती है वो कहती है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि प्रशासनिक तरीकों के लिए जो भी प्रशासनिक सुविधा हम देंगे ना तुमको, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अब ध्यान से सुनते हैं कि इसके पीछे की पूरी कहानी क्या थी। अब ये मत सोचना कि 1857 की क्रांति के बाद भारत के लोग शांत बैठ गए थे, बिल्कुल भी नहीं। हमारे इतिहास गवाह है कि हम बिल्कुल भी नहीं बैठे थे। चाहे नील की खेती के लिए इंडिगो रेवोल्यूशन हो, चाहे बहुत सारे जो है यहाँ पर बीर या फिर मुंडा अपराइजिंग, सो भी लोगों ने बहुत ज्यादा अपराइजिंग करी, लेकिन हमारी आवाज दबा दी जाती थी। बिकॉज ब्रिटेन के लोग बहुत ज्यादा पावरफुल थे, ब्रिटेन के पास बहुत ज्यादा पावरफुल थी, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हमारी आवाज दबाना ज्यादा इजी था। ठीक है, उसीलिए उनके पास बहुत ज्यादा नई नई प्रकार के जो है लड़ाई झगड़े करने के जो है गन, ये सारी चीज होती थी, इसलिए हमारी आवाज दबा दी जाती थी। अब 1905 में जब हम ये अनाउंसमेंट होती है कि देखो हम तुम्हारा जो है विभाजन करना चाहते हैं, तो जो लीडर्स थे, यानी कि जो जितने भी यहाँ पर ही ना नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी लोग थे, उनको पता चल जाता है
कि ये सब होने वाला है। तो उसी दिन यहाँ पर एक स्वदेशी आंदोलन का अनाउंसमेंट भी होता है। तो याद रखना 1905 का जो विभाजन यहाँ पर किया जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, जो है यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन भी आपको देखने को मिलेगा। यही स्वदेशी मूवमेंट है जब भारत के सारे राष्ट्रवादी लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, लेकिन कुछ फायदा होता नहीं, एक दूसरे को राखी बांधते हैं, बहुत ज्यादा नारे लगाते हैं, है ना। ये जो हम लोग बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की किताब वंदे मातरम जिसमें जिक्र है, वंदे मातरम के सरकार जो है सड़कों पे उतर जाता है, लोग नारे लगाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो कुछ कर नहीं पाता, विभाजन हो जाता है। और विभाजन होते होते अब हम कांग्रेस की कहानी याद करें जो हमने अपनी पहली हिस्ट्री की क्लास में करी थी कि 1907 में फिर कांग्रेस में भी विभाजन हो जाता है, स्प्लिट आ जाता है। फिर यहाँ पर जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी का यहाँ पर जो फोटो दिया हुआ है, वन ऑफ माय फेवरेट जो है रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी, यहाँ पर ये भी बहुत ज्यादा जो है, बहुत ज्यादा इनको जेल भेज दिया जाता है। तो डेफिनेटली जो है बंगाल का पार्टीशन ये कह के होता है कि हम आपको प्रशासनिक तौर पर बहुत कुछ अच्छा देने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फूट, वो बीज जो है पार्टीशन का ये बो देते हैं, और वो बहुत बड़ा एक जो है धब्बा है जो है अंग्रेजों ने जो हमें दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, प्रशासनिक तरीके से सीधा कहेंगे ना कि हम तो तुम्हारे अंदर फूट डालने वाले हैं। अगर मैं तुम्हें सीधा बोल दूं कि देखो हम तो यहाँ पर तुमको बढ़िया से नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना, हम तो जो है तुमको दिल से नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना, तो व्हाट विल हैपन, तुम लोग बोलेगा छोड़ो। और अगर मैं बोल रही हम तो तुम्हें दिल से पढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे जो है ये सारी चीजें, तो तुम लोग बोलेगा अरे ऐसे। तो यहाँ पर क्या है, माइंड का पूरा खेल था, वर्ड्स का पूरा खेल था। तुम्हें तो पता ही, तुम तो जो है एसएसटी के टीचर बनने जा रहे हो, तो तुम्हें पता है हिटलर का पूरा माइंड का ही तो खेल था। हिटलर ने लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को, यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उनके दिमाग में फिट कर दिया कि तुम बेकार हो, तुम घटिया दिखते हो। अब जब वो लोग अपने आप को शीशे में देखते थे तो उन्हें लगता था यार मैं कितना बदसूरत हूं, है ना, उनके दिमाग में यहाँ पर वो फिट कर दी चीजें। तो ये कभी भी नहीं जो है सही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, हमेशा घुमा फिरा के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। अब चलो पार्टीशन का अगला सवाल करो फटाफट से, जल्दी से करते हैं। ठीक है, 11 जो है 12:45 होती है क्लास, 12:45 को क्या कहते हैं 12:45 पर होती है। और अभी क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा हम रेगुलर क्लास लेंगे, तुम चिंता परेशानी मत कर। ओके, चलो आंसर करते हैं। निम्नलिखित कथनों को देखते हैं, कथन ए और बी। ठीक है, पाकिस्तान पार्टीशन हो जाता है पाकिस्तान का 1971 में, है, हमें तो पता ही नहीं था। एंड बांग्लादेश क्रिएट हो जाता है, because one of the main reason of partition was that Bengali speaker of the East felt that their language and identity was being suppressed। क्योंकि मैम जब पाकिस्तान का ये बुरा पार्टीशन हुआ था ना 1947 पे, तो जो कुछ हिस्सा था ना जो यहाँ पर हम लोगों को बाद में बांग्लादेश बनते हुए दिखेगा, उसका पार्टीशन दोबारा होता है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बांग्लादेश क्रिएट होता है। वो लोग ज्यादा जो है यहाँ पर, वो लोग जो है यहाँ पर ज्यादा चीजों को संभाल नहीं पा रहे थे, वो लोग अपनी आइडेंटिटी को खोते जा रहे थे देन, है ना। तो दोनों ही बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। 1971 में पाकिस्तान का पार्टीशन होता है, क्योंकि जो इधर वाला ये हिस्सा था पूरा का पूरा, ये पहले पाकिस्तान का हुआ करता था, जहां पर हमारा आज वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश मिलता है। लेकिन उसका पार्टीशन होके बांग्लादेश एक नया राज्य बन जाता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमें पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना है, हमारी आइडेंटिटी सप्रेस हो रही है, हमारी भाषा का उल्लंघन हो रहा है। तो दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही सही है। कोई दिक्कत परेशानी किसी भी एक भी बच्चे को, जल्दी से बताओ। ठीक है, लास्ट में बहुत सारी बातें करेंगे इसलिए आज। ओके, चल अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत सुंदर सा सवाल है। अब ज्यादातर जो क्वेश्चन मिलेंगे वो एक ही चैप्टर से मिलेंगे, और बहुत बार 21-22 और एक क्वेश्चन 2024 का भी मिलेगा। ठीक है, चलिए अब ये हमारा सवाल है, श्री नारायण गुरु लेड कास्ट इक्वालिटी मूवमेंट। श्री नारायण गुरु ने जाति समानता आंदोलन की शुरुआत करी। क्या पूछ रहा है इसमें से कि सही कौन सा है ना, ऑप्शन में क्या कोई, हाँ सही पूछ रहा है। तो वो केरला में, कर्नाटक और महाराष्ट्र में हुआ। एक परमेश्वर के विचार को बढ़ावा देने के लिए हुआ, जाति विविधता के विचार को समर्थन देने के लिए हुआ, पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा, वेस्टर्न एजुकेशन, कास्ट मल्टीसिप्लिटी, प्रमोट आइडिया ऑफ वन गॉड। क्या है ये, कौन है, आइए इनको समझते हैं। ये है एक तरीके से समाज सुधारक, है ना बेटा। चलो ये है स्क्रीनशॉट, ये है हमारे प्रिय श्री नारायण गुरुजी। अगर हम इसको जूम करके पढ़ने की कोशिश करें तो पहले तो यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा सा हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पर ये तो आई होप दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट, थोड़ा क्लियर होगा, थोड़ा 19-20 का फर्क होगा। चल, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो है धीरे धीरे आपको पता है कि हम लोगों को जो सोसाइटी में देखने को मिलता है, जब हम लोग आजाद होने वाले थे
तो उस समय ना हमें बहुत ज्यादा समाज में एक तरीके से एक अलग सेक्शन को बहुत नीचा दिखाने का या फिर एक सेक्शन को बहुत ऊपर दिखाने का कंसेप्ट इवन आज भी बहुत सारे कंट्री साइड पर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर लोगों के लिए बहुत भेदभाव देखने को मिलता है। तो इस भेदभाव को मिटाने के लिए, इस भेदभाव को कम करने के लिए बहुत लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई है। और इस चैप्टर में, ये जो हमारा चैप्टर है बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, मस्ट 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 रीड चैप्टर अगर सीटेट क्लियर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बता रहे हैं कौन सा है क्या है। तो यहाँ पर ना एक सतनामी मूवमेंट चलाया जाता है, नहीं ये नहीं है, कहाँ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है ध्यान से सुनना है, पहले तो ज्यादा ही जूम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से सुनना है, ये जो आप लोगों को व्यक्ति दिख रहे हैं, ये जो आप लोगों को यहाँ पर व्यक्ति दिख रहे हैं, यहाँ से शुरू हो रहा है कि ये ना क्वेश्चन कर रहे थे कि जो भी सारी चीजें थी, जो ब्राह्मण अपने आप को बहुत ज्यादा सुप्रीम बताते थे, उसको ये लोग क्वेश्चन करने लगता है। उसको ये जो है ब्राह्मणिकल टेक्स्ट थे जितने भी, उनमें जैसे भाई ब्राह्मण को बहुत ज्यादा सुप्रीम दिखाया जाता है कि वही पढ़ लिख सकते हैं और कोई किताब को टच भी नहीं कर सकता। तो ये यहाँ पर प्रेजेंट डे सिर्फ केरला, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो वैसे ही हट जाए, सिर्फ केरला जो है यहाँ पर। तो ये जो यहाँ पर गुरु थे, ये गुरु थे श्री नारायण गुरु, इन्होंने बोला देखो हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, हमें एकता बनानी चाहिए और हम लोगों को जो भी जाति और धर्म के इन सारी चीजों पर कुछ ना कुछ करे, उसको हमें बहिष्कार करना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू हिम अगर इंसान की बात करें तो सब एक ही जाति के हैं, और उसको हिंदी में एक जाति, एक धर्म और सभी के लिए एक भगवान, पूरी इंसान की प्रजा के लिए, पूरे इंसान जितने भी इंसान है उनके लिए एक ही भगवान होना चाहिए। ये इनका मोटिव था, ठीक है, इनका मोटिव था। जैसे हिटलर का मोटिव था ना वन नेशन एंड ये सारी चीजें, ऐसे इनका था कि एक ही भगवान हो, एक ही जो है यहाँ पर जाति हो, ये वो हो इंसानियत, ठीक है। तो ये इस चीज का यहाँ पर बढ़ावा करते थे और इन्होंने बहुत सारी चीजें करी और उसके खिलाफ बोला भी और अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस की भी बात की, ठीक है। तो ये हमारा जो है यहाँ पर बताओ अब आंसर क्या होगा। कास्ट मल्टीसिप्लिटी मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पर बहुत सारी जातियों के बारे में बात करते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ वन कास्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या ये यहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन की बात करें, नहीं मैम, ये तो ब्राह्मिकल जो भी सारे ब्राह्मण की सुप्रीमेसी थी उसको हटाने की बात कर रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। केरला कर्नाटका महाराष्ट्र नहीं, मात्र केरला में ये अपना पूरा का पूरा जो है रिफॉर्म बदलाव की जो है यहाँ पर योगदान करते हैं। तो हमारा क्या होगा, एक प्रमोशन था, ऑप्शन नंबर बी जितने बच्चों ने दिया वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है बेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चैप्टर हम अभी अब तुमको बताते हैं कौन सा है, पहले इसको जूम आउट कर ले एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लेना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इस चैप्टर में जो विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म चैप्टर है ये, ठीक है, गूगल पे लिखना विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, ठीक है, ये चैप्टर है और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना है इंटरनेट से, ठीक है। तो ये आप लोगों को पढ़नी ही पढ़नी है, महिलाएं, जाति और बदलाव, ठीक है, समाज सुधार, ओके। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये आपको पढ़ना होगा यहाँ पर। और 20 का एक और क्वेश्चन आएगा, फिर वो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, गलत हुआ तो तुमको बताएंगे। चलो अगला क्वेश्चन करो जल्दी से, फटाफट से करेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है प्रियांशु बेटा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर बताएंगे। सो वी हैव द राइट आंसर ऑलरेडी। सो यहाँ पर ईशान कपूर, चिरंजीत, गुड़िया, सुमन, रहमानी, अंजुम, अनु गिल, ध्रुवकांत बेटा बहुत बढ़िया, मनीषा बेटा वेरी नाइस। चलिए तो देखो यहाँ पर समझ लेते हैं सवाल क्या कह रहा है। प्राचीन तमिलनाडु में डैश की बस्तियों को उर्क कहते थे। इन एंशिएंट तमिलनाडु द सेटलमेंट ऑफ डैश वर कॉल्ड उर। अब आपको तो पता है हिंदी कह रहे हैं, जो हमारा इतिहास है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड है। एक को हम लोग कहते हैं प्राचीन इतिहास, एक को हम लोग कहते हैं मिडिवल हिस्ट्री, सारी पढ़नी भैया हमें क्या कीजिएगा, है ना, और फिर है मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। एंशिएंट में एक तरीके से इंसानी तौर पर रहना, है ना, पूरे सभ्यता से रहना, ठीक है। अमुगिल बेटा बहुत बढ़िया, है ना। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर हम सभ्यता से रहना सीख रहे थे। मिडिवल भारत में बहुत ज्यादा आक्रमण हुए विदेशी, है ना, जो भी सारे बाहरी आक्रमण हुए, और मॉडर्न में हम लोगों ने जितने भी लोग आए हुए थे उनको भगाया और एक स्ट्रगल किया उन लोगों को भगाने का, और जिसमें से अंग्रेजों के साथ हमारी काफी लंबी बैटल चलती है। तो ये 3 है। अब यहाँ पर एंशिएंट टाइम पर पूछ रहा है। अब एंशिएंट टाइम पर क्या होता था, लोग रहने सहने का, खाने पीने का तरीका सिर्फ सीख ही रहे थे। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर क्लास 6 का ये जो चैप्टर है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाते हैं कि कुछ भी नहीं था मैम, रहने का तरीका था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रशासन था एम्पायर का, उसको जो है यहाँ पर
सीखना है तो हाउ वाज दी, अरे भैया ठीक है, तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर है, किस प्रकार से यहाँ पर पूरा एम्पायर चल रहा था, ये सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो सेटलमेंट ऑफ पेजेंट्स नोन एज उर, ये लिखा है, अब तो दिख रहा होगा बहुत बढ़िया से। हाँ जी, क्लास 6 का पहला जो है ये चैप्टर है, नहीं पहला नहीं है शायद, आई थिंक 3rd नंबर का है। बिकेम प्रॉस्परस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन, अब ये जो उर शब्द है ये हमारे पेजेंट्स यानी कि किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए इस्तेमाल होता था। और उर के अंदर एक लार्जर यूनिट होती थी नाडू। ठीक है, तो नाडू के अंदर उर होते थे, हर एक नाडू को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करके उसमें हमें उर मिलते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें। The village council in Nadu had several administration functions including dispensing justice and collecting taxes. इन्हीं सारे से लोगों से हम लोग टैक्स लेते थे, उर से टैक्स लेते थे, तो पेशेंट्स को ही उर कहा जाता था। ठीक है, बस यही हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है। और इस चैप्टर में सब कुछ ही बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेके आखिरी तक, कैसे शुरुआत हुई, कौन सी किंगडम कब आई, किसने क्या क्या प्रशासन में चेंज किया, किसने क्या प्रशस्ति में लिखवाया, अपनी तारीफों में क्या क्या लिखवाया। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पर जाननी होंगी। तो इसलिए हमारे पास वो कोई व्यापारी नहीं होते थे, वो कोई यहाँ पर कुलीन या फिर अभिजाती नहीं होते थे, यानी कि नोबल्स मतलब बहुत अमीर लोग, या फिर वो खेतीदारी किसान होते थे, या फिर क्राफ्टमैन, आंसर होगा पेशेंट। ये जो उर लोग थे, तमिलनाडु में क्या होते थे बेटा, किसान होते थे, पेशेंट्स होते थे। ठीक है, और ये क्या करते थे मैम, खेती करते थे, और वहां पर फिर नाडु में जो लोग बैठे थे उनको कर देते थे खेती करके। ठीक है, चलिए ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ रहा है, बताओ जल्दी से बताओ फटाफट से। ठीक है, रविका किस चीज की क्लास होती है इस टाइम, व्हाट इज द टाइमिंग? चलिए बेटा, बहुत बढ़िया अर्शद, मंजू, तान्या, प्रवेश, बेटा बहुत बढ़िया, कल्पना। चलो आंसर बताएंगे। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। Consider the following statement and choose the appropriate option. Some of the East India Company's rules violated religious sensibilities and belief of soldiers. ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ नियम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे, और कथन जो है दूसरा वाला हिंदी में कहीं और ही चला गया है। कोई बात नहीं, हम बता देते। इन 1824 द सिपाही रिफ्यूज टू गो टू बर्मा, जिसको आज म्यांमार कहते हैं, बाय सी रूट, बट ऑफर टू गो बाय लैंड रूट। कथन कहता है कि यहाँ पर 1824 में सिपाहियों ने समुद्र के रास्ते बर्मा जाने से मना कर दिया, परंतु जमीन के रास्ते जाने का प्रस्ताव दिया। क्या आप लोगों को क्या लगता है, बोथ आर राइट और बोथ आर इनकरेक्ट, या एक राइट है एक सही है, क्या है सही जवाब? चलिए आइए इसके पीछे की कहानी जानते हैं। देखो, हमारे पास एक चीज देखने को मिलेगी कि अभी तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी है। ठीक है, ब्रिटेन कब आई और क्यों आई, आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा छोटू सा एक डिस्कशन करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। आज के बाद एक भी सवाल ये वाले जो है यहाँ पर वैसे जो है दिया हुआ है ये, ठीक है, पर मैं आपको जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो हम आपको बताने वाले हैं, ये भी हमारा जो है ध्यान से सुनते हैं। देखो, वैसे तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ध्यान से सुनना, वो टिल 1857 तक राज करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो लास्ट तक टिकती है, वो टिकी थी ब्रिटिश के लोगों की, अंग्रेजों की बेसिकली। ठीक है, ब्रिटिश के लोगों के, जो ब्रिटेन के लोग थे ब्रिटिशर्स, उनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से चलती है। लेकिन कहानी में कुछ ऐसा होता है कि 1857 की क्रांति हो जाती है। ठीक है, 1857 की जो क्रांति है, इसके बाद बहुत बड़ा एक चेंज होता है। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी सब कुछ करती थी, पैसा का लेना देना सब कुछ, लेकिन ये लोग एक तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हमारे लोगों को परेशान करते थे, और इस चीज की खबर ब्रिटेन के सरकार के पास नहीं थी, और ब्रिटेन को बोलती थी ईस्ट इंडिया कंपनी कि हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, हम पैसे तुम्हें नहीं भिजवा पाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पैसा न अपने सरकार को देती थी और हमारे लोगों को भी परेशान करती थी। लेकिन फिर हो जाती है 1857 की क्रांति। 1857 क्रांति के बाद जो पावर थी वो ब्रिटेन के क्राउन को चले जाती है, यानी कि अब सरकार खुद सब कुछ संभालेगी और ईस्ट इंडिया कंपनी को बीच से हटा देगी, कंपनी को हटा देगी, और पावर अब ब्रिटेन के हाथ में चले जाती है। तो ये हमारी कहानी ये कहलाती है कि इससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन 1857 के बाद उसके हाथ से सत्ता लेके सीधा ब्रिटेन अपने हाथ में, सरकार अपने हाथ में पावर ले लेती है। इसके बाद यहाँ पर कहानी अलग शुरू हो जाती है, और इसके बाद अलग अलग, है ना, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से आपको सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी।
तो 1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लेकिन याद रखना हमेशा 1857 की क्रांति के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता छीन ली जाती है। उन्होंने बोला कि देखो तुमसे कुछ हो भी नहीं रहा, बहुत पैसा तुम कमा रहे हो। और उससे पहले बहुत सारी खुफिया एजेंसी भी भारत में भेजी जाती हैं और वो बताते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी झूठ बोल रही है और वो बहुत पैसा कमा रही है, लेकिन आपको दे नहीं रही है। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर समझना होगा और यही हमारा दिया हुआ है बेटा। अगर आपको पढ़े तो यहाँ पर लगभग ये शुरू हो रहा है 1824 में सिपॉय जो है बोला गया कि आपको बर्मा जाना पड़ेगा समुद्र के रास्ते, क्योंकि आपको कंपनी के लिए लड़ना है ना, कंपनी के लिए लड़ना है, क्योंकि कंपनी को उधर से बहुत सारा जो है डिफिकल्टीज फेस होती थी, जो उधर से बहुत सारे अटैक होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उन्होंने ये बोला कि वो क्या जाएंगे, वो पानी के रास्ते से नहीं जाएंगे। और लिखा हुआ है दे एग्रीड टू गो बाय द लैंड रूट। अब आप बोलोगे कि उन्होंने मना क्यों कर दिया, क्योंकि भारत में जो है ना धार्मिक रूप से जो पानी होता है उसके रास्ते जाना जो है बहुत ही बेकार माना जाता था, और एक तरीके से आप उसका धार्मिक जो है उल्लंघन हो जाए, क्योंकि अगर आप काला पानी वाले रास्ते से जाओगे तो आपका धार्मिक जो है यहाँ पर आप हर्ट हो जाओगे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर लोग मानते थे इस चीज को। सो यहाँ पर जो है जो लोग नहीं गए दे वर सीवियरली पनिश्ड एंड सिंस इशू डिड नॉट डाई डाउन इन 1856 द कंपनी पास न्यू लॉ जो कहता है कि जो भी यहाँ पर काम करेगा उसको ओवरसीज जाना ही पड़ेगा। तो जाना तो जरूर पड़ा, लेकिन उनको जो है यहाँ पर उन्होंने बोला था कि अगर आप हमें जमीन के रास्ते भेज दो तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन आफ्टर दैट उन्होंने कंपलसरी कर दिया कि अब आपको जाना ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और आपको तो पता ही है फिर 1857 की क्रांति जब हुई, जहां पर 1856 में एक तो उन्होंने हम लोगों को बोला कि नहीं अब हम नया कानून लेके आ रहे हैं, आपको पानी के रास्ते से ही जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ क्या बोला कि आपको इनफील्ड राइफल इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जिसको कि जो है काव के जो है बीफ से बनाया गया था, यानी कि काव की जो चर्बी होती है उससे बनाया गया था। उससे हमारे बहुत लोग धर्म जो है गुस्सा थे, बहुत ज्यादा उनका गुस्सा फूट गया। उसके साथ साथ हमारे लोगों को हमारे जो लोग थे उनको इतनी ज्यादा सैलरी नहीं मिलती थी। घर पर चिट्ठी लिखनी होती थी ना, पहले तो चिट्ठियां होती थी, तो उस पर जो स्टैंप लगाया जाता था वही इतना महंगा होता था कि घर पे बात करना ही मुश्किल हो जाता था। ठीक है, बोलते कहीं थे ले जाते कहीं और थे। तो हमारे जो लोग थे 1857 के, उनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा यही लिखा है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं कि यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है कि कंपनी रूल वायलेट कर रही थी, रिलीजियस जो कि लोगों के धर्म और जो उनके विश्वास थे उनका उल्लंघन हो रहा था। और यहाँ पर बिल्कुल उन्होंने जाने से मना कर दिया था, पर बोला था कि जमीन के रास्ते से तो चले जाएंगे, पानी के रास्ते से हमारा धर्म जो है भ्रष्ट हो जाएगा, हम काला पानी को पार कर जाएंगे। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है और उसकी सही भी है, तो बोथ आर ट्रू एंड इज एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो जितने बच्चों ने बोला बोथ आर करेक्ट, वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं, फटाफट से करो। अब ये क्वेश्चन है हल्का सा 10 तक पहुंच गया, अब क्या कीजिएगा, पूछ तो नहीं सकते कि भाई 10 तक का नहीं पूछ सकते हो, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, ओके दीपांशी, आई विल कंसीडर दैट। अभी बात करते हैं लास्ट में, आज पक्का बात करेंगे, कल नहीं हो पाई थी। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ फटाफट से यहाँ पर, जल्दी से। Which of the following terms used in मध्य प्रदेश for shifting cultivation? अभी shifting cultivation क्या होती है, लोग शिफ्ट कर लेते हैं, इसी को कहते हैं झूम कल्टीवेशन। क्या ये झूम झूम की होती है? यस, कह सकते हो झूम झूम की होती है, क्योंकि लोग क्या करते थे, जहां पर कल्टीवेशन कर रहे होते थे उसको जला देते, क्योंकि उनको बहुत बार याद नहीं होता रहता होगा कि अच्छा हमने यहाँ पर कर लिया है, हमने यहाँ पर खेती कर ली। तो बहुत बार ऐसा होता था, ऐसा नहीं होता था, सॉइल की फर्टिलिटी को रिटेन करने के लिए उस चीज को जला देते थे। तो याद रखना जो बीघा, बेवार और बेगा है, ये लगभग क्लास 10 तक का थोड़ा सा जा रहा है कंसेप्ट। और यहाँ पर आप देखोगे क्लास 10th का चौथा चैप्टर है ज्योग्राफी का, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से जो एग्रीकल्चर है, यानी कि जिसको हम लोग झूम एग्रीकल्चर भी कहते हैं, शिफ्टिंग को ही हम लोग, यानी कि जो लोग शिफ्ट कर जाते थे, है ना, क्यों करते थे, ताकि मैम ये लोग जो है सॉइल की फर्टिलिटी को रिमेन कर सके, है ना, तो धीरे धीरे शिफ्ट कर जाते थे। इसी को ही झूम जो है कल्टीवेशन कहते हैं, स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। इसको मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं, सेंट्रल अमेरिकन में कोकोनोवा कहते हैं, वेनेजुएला में रोका कहते हैं, ब्राजील में मसोल कहते हैं। लेकिन मैम हमें याद रखना है कि अरे इसे भारत के मध्य प्रदेश में बेवार और धैया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बेवार और धैया कहते हैं। पोड़ू कहते हैं आंध्र प्रदेश में, नहीं हाँ पोड़ू या फिर पेंडा कहते हैं आंध्र प्रदेश में, पामादोबी कहते हैं उड़ीसा में, कुमाओ कुमारी कहते हैं वेस्टर्न घाट में, और बहुत सारा जो है खिल कहते हैं हिमालयन बेल्ट में, कुरुवा कहते हैं झारखंड में, और झूमिंग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में। सुपर से भी डुपर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर का जो है हमारा ये कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ज्योग्राफी का चैप्टर है क्लास 10 का चौथा चैप्टर। ठीक है, वैसे ये क्लास 8 से इसका डिस्कशन शुरू हो जाता है, बट क्लास 10th में ये प्रॉपर्ली दिया हुआ है। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 और कृषि चैप्टर एग्रीकल्चर। ठीक है, एनसीईआरटी। ओके चलो अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर पूरा प्रूफ के साथ साथ। अगला क्वेश्चन करो जल्दी से, फटाफट से। ठीक है, चलो जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे बच्चे आंसर क्या होगा। ठीक है, ट्रैवलर पार्टी 2.0, बहुत बढ़िया। चलो बताओ। As a child, Dr. B.R. Ambedkar experienced caste prejudice in his daily life. Father of Dr. Bhimrao Ambedkar taught at an army school. Choose the correct option. बताओ भाई आंसर क्या होगा। पढ़े एक बार, प्रूफ कहाँ है पहले एक बार प्रूफ देख लेते हैं। चैप्टर जो अभी आपको बताया है आर पास, जो विमेन कास्ट रिफॉर्म से, यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए एक बार इसको रीड आउट करेंगे बढ़िया से, एक बार इसको बढ़िया से रीड आउट करेंगे बढ़िया से। Ambedkar ji was born into a Mahar family. As a child, he experienced what caste prejudice meant in everyday life. यानी कि एक तरीके से पहले से किसी के प्रति हीन भावना रखना prejudice होता है। In school, he was forced to sit outside the classroom on the ground. जब वो बचपन में छोटे थे तो क्योंकि उनके वो एक निचले जाति से बिलोंग करते थे तो उनको क्लास से बाहर बैठा दिया जाता था, वो भी जमीन पर नीचे। तो उन्होंने बचपन से ये देखा था, वो जो जिससे सब लोग पानी पीते थे, जैसे अपर कास्ट जो लोग होते थे वो पानी नहीं पिया दिए जाना था उन्हें। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही गॉट अ फेलोशिप टू गो टू यूएस फॉर हायर स्टडीज। और जब वो वापस आए तो भारत में उन्होंने बहुत सारी लड़ाई भी की। यहाँ पर लिखा है इन 1927 अम्बेडकर स्टार्टेड अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट उन्होंने चलाया और बहुत सारी चीजें भी करी। पर कहीं पर जो है जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे बच्चों को क्या लग रहा है, आंसर क्या लग रहा है। उनकी कोई पर्सनल डिटेल हमें यहाँ पर जानने को मिली, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है यहाँ पर टॉट एन आर्मी स्कूल, क्या उनके फादर ने एक आर्मी स्कूल में पढ़ाया था? ठीक है मैम, अच्छे से समझ में आ जाता है, बस यही तो इंटेंशन है। जल्दी से बताओ फटाफट से, क्या उनके फादर ने एक आर्मी स्कूल में पढ़ाया था? जल्दी बताओ आंसर। ठीक है, किसी बच्चे को नाम पता है बी आर अम्बेडकर जी के? मैम नहीं पढ़ाया था, पढ़ाया था। लेना देना है इसका, इसका लेना देना नहीं कह सकते है ना, इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एब्सोल्युटली। बिल्कुल बेटा, उन्होंने जो है वो हेडमास्टर थे। महाऊ जो है आज भी वहां पर एक बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग सेंटर है। महाऊ आपने सुना होगा, MHOW, ये जो है जगह है ये, यहाँ पर आज भी मिलिट्री की बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली भीमराव अंबेडकर जी के फादर ने एक आर्मी स्कूल में पढ़ाया है, वो बात बिल्कुल सच है। लेकिन इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हम दोनों के कथन सही है, लेकिन उसकी कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पर हमारे को कोई रिश्ता नहीं है, ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो जितने ही बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बोला वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो डेफिनेटली आज भी बेटा ये जगह एग्जिस्ट करती है जहां पर वो पढ़ाते थे, आज भी यहाँ पर आर्मी के हेडक्वार्टर्स हैं। एंड यहाँ आज पर भी बहुत सारी खुफिया ट्रेनिंग आर्मी के लोगों को दी जाती है, उनकी फैमिली को भी बुला के बहुत सारी चीज समझाई जाती है। ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन करते हैं, सेम चैप्टर से ही सारे सवाल अब आपको देखने को मिलेंगे, जल्दी से करते हैं। ठीक है, चल शिवम बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शिवम शिवम शिवानी पूजा शीतल अमरेश। चलो बेटा, निम्नलिखित कथनों ए आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ईवी रामास्वामी फाउंडेड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन द ऑस्ट्रेलिया मद्रास प्रेसिडेंसी। He did this to make people to fight against the caste-based discrimination within society. एक तरीके से ये जो चैप्टर है ये सारे समाज सुधारक जितने भी उनके बारे में बात करता है। अभी बता रहे हैं जेबा बेटा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ईवी रामास्वामी बहुत ही ब्रिलियंट एंड वेरी रेस्पेक्टफुल, बहुत बहुत प्यारे। इन्होंने एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था जो उस समय ऑब्वियसली प्रेसिडेंसी होती थी मद्रास प्रेसिडेंसी। उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि वो लोगों को जाति के आधार पर होने वाला भेदभाव जो समाज में हो रहा है उसके खिलाफ चाहते थे आवाज उठाना। पहले हम इसका प्रूफ देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा है बट इसको जूम कर देते हैं। ठीक है, जिनको कि अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है बेटा, तो यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार, जिनको प्यार से कहा जाता है, ये केरला में जो है नदी भी है, ये एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे
इंटरेस्टिंगली उन्होंने जो है बहुत सारी चीजें पढ़ी, संस्कृत वगैरह पढ़ी। लेटर वो कांग्रेस के मेंबर भी बने, बट लेटर उन्होंने पता चला कि किस प्रकार से यहाँ पर बहुत ज्यादा जातिवाद होता है, तो उन्होंने वो छोड़ी भी। लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीजें जो हैं, जो भी अनटचेबल्स होते थे, जिनको अधिकार नहीं था, उनकी डिग्निटी, उनकी इज्जत के लिए, उनके समाज में बराबरी का अधिकार के लिए एक नया मूवमेंट चला, एक आंदोलन चलाया, जिसको कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जिसको कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो ये बात तो बिल्कुल करेक्ट हो जाती है कि E.R. रामास्वामी जो थे, जिनको पेरियार कहते हैं, नायकर कहते हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल एक यहाँ पर केरला में जो है सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाते हैं कि आपको अपने हक के लिए बोलना चाहिए, राइट। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि देखो ऐसा कुछ नहीं कि हमें किसी के खिलाफ ऐसे बोलना चाहिए, बल्कि सब लोग बराबर हैं, भगवान ने हमें ऐसा बराबर बनाया, किसी को ऊपर नीचे नहीं बनाया। उसी के साथ साथ अनटचेबल को अपने आप को फ्री करना पड़ेगा और सोसाइटी में अपनी बात करनी पड़ेगी, ताकि उनके खिलाफ कोई भी जाति को लेकर धर्म ना हो। अब ये कौन सा चैप्टर है, देख लो ध्यान से, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये जो हम अभी तक यहाँ पर पूरा जूम कर रहे हैं, ये रहा चैप्टर का नाम। जितने मेजर क्वेश्चन अभी हमने करी है ना, अभी जितने भी मेजर क्वेश्चन करे हमने, ये रहा वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। विमेन जो बताया था अभी, इसको डाउनलोड करो, इससे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं हर बार। विमेन, महिला, जाति और रिफॉर्म। अब ये मत सोचना कि अगर शुरुआत महिला से हो रही तो पूरा चैप्टर ही महिलाओं के ऊपर बेस्ड है, जी नहीं, ये पूरा जाति, महिलाओं के प्रति क्या भावनाएं थी लोगों की और क्या क्या बदलाव हुए, सुपर से भी डुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी पीडीएफ अभी इसी वक्त डाउनलोड करना, लगभग 19 पेज का ये जो पीडीएफ मिलेगा, पढ़ लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये चैप्टर है का नाम है, ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं ताकि जब जो है आप पढ़ो तो आपको सारी चीजें पीडीएफ में मिल जाए, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा पूरा का पूरा। तो दोनों ही चीजें बेटा यहाँ पर लिखी हुई, इन्होंने विमेन के लिए भी बहुत सारी चीजें करी। तो डेफिनेटली ये कहाँ पर, यस, ये मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था, ये भी करेक्ट है। और इसका ही क्या बोलेंगे, बिकॉज इट डिड दिस टू मेक पीपल, इन्होंने क्यों चलाया था आंदोलन, क्योंकि वो लोगों को जो भी उनके खिलाफ समाज में जाति को लेके जो है बेकार चीजें हो रही हैं, वो करेक्ट है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से, फटाफट से बताएंगे सारे प्यारे बच्चे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आंसर नंबर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके। चल अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा, फटाफट से। ये क्वेश्चन अब किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, ये मैंने आपको इतनी डिटेल में पढ़ाया। अब बताओ आंसर क्या होगा, देख लो एक ही प्रकार से सवाल आया और ये 2024 का सवाल है। यही वो सवाल था जिसकी हमने शुरू में डिस्कशन करा था। ये जनवरी नहीं बेटा, अभी जुलाई जो गई है वही जुलाई में आया हुआ सवाल है। जल्दी से बताओ, अब नहीं रुकने वाला सवाल। वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने एक बहुत ही फेमस स्लोगन दिया, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर? ज्योतिराव फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नारायण गुरु या फिर E.V. रामास्वामी नायकर? बताओ भाई। ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा एब्सोल्युटली नारायण गुरु, जो कि मैंने अभी आपको सेशन के स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक सवाल जरूर पूछेंगे। तो यहाँ पर ये प्रूफ फिर से डाल दिया गया है। ये रहे हमारे श्री नारायण गुरु, और इन्होंने ही वन कास्ट वन रिलीजन और वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड का नारा दिया था, सुपर से भी डुपर इंपॉर्टेंट, जुलाई 2024 का। चैप्टर कौन सा है, आर पास्ट, वही विमेन रिफॉर्म वाला सेम चैप्टर, ठीक है। चलो अगला सवाल करते हैं, सेशन का आखिरी सवाल है, जल्दी से करेंगे सभी प्यारे बच्चे। चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी से करो। ये भी सेम ही चैप्टर है। हेनरी डेरेजियो नामक एक व्यक्ति थे, वो लीडर थे किस चीज के, जिन्होंने भारत में एक सेवा में समाज सुधार का, से सुधार आंदोलन के नेता थे, हेनरी डेरेजियो। बताओ, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हो नहीं सकता, वो तो हम कर चुके। अलीगढ़ मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट या फिर सिंह सभा मूवमेंट? आंसर क्या होगा बच्चे लोग, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। क्लास का टाइम होता है 12:45, हर रोज दिन और रात को नहीं, सिर्फ दिन में, ठीक है। जल्दी से बताएंगे। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, पर इसको एक बार देखते हैं। अब यहाँ पर बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये वही चैप्टर है जो अभी तक हम कर रहे हैं, विमेन कास्ट रिफॉर्म, विमेन कास्ट रिफॉर्म। यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा जो है, इन्होंने जो भी बदलाव करे हैं समाज में, उसकी हर एक बात दी गई है। ब्रह्मो समाज में राजा राम मोहन रॉय जी का जो योगदान है, रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद जी का जो यहाँ पर सोशल सर्विस के लिए योगदान है, वेद समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, सिंह सभा मूवमेंट, सारे ऑप्शंस दिए हैं। लेकिन ये जो हम लोगों को डेरेजियो वाला दिख रहा है, इन्होंने ही यंग बंगाल मूवमेंट चलाया था। अभी यंग मूवमेंट क्या था आपको पता ही है कि हिंदी में पढ़ के बता रहे हैं। तो ये जो हेनरी लुई जो थे, ये एक टीचर थे हिंदू कॉलेज में कलकत्ता में। अब कलकत्ता में जब ये पढ़ाते थे तो लोगों को बोलते थे कि देखो जो ये अंग्रेज है ना,
ये भले ही मूल रूप से एक भारतीय नहीं थे, ये लोग बोलते थे कि जितने भी अंग्रेज हैं तुम इनकी अथॉरिटी को क्वेश्चन करो, इनसे पूछो कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तुम्हारे साथ जो जाति को लेके, धर्म को लेके सब कुछ गलत कर रहे हैं, इनको क्वेश्चन करना शुरू करो। और जब इन लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया, लड़कियों का अलाउड नहीं था, है ना, जाति के लोगों को नीचे बिठाया जाता था, पीछे दूर बिठाया जा रहा है, तो ये हर लोगों को बोलते थे कि आप इसको जो है क्वेश्चन करो, अपनी आजादी की मांग करो। और जब ये चीज पता भी चलती है सरकार को तो इनको हटा दिया जाता है एज अ टीचर, इनको रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन एक वो बीज तो बो ही दिया जाता है। तो आज हम लोगों को, आज के जमाने में रविंद्रनाथ टैगोर जी, है ना, ब्यूटीफुल बंगाल में जो लोग थे, बाल गंगाधर तिलक जी बंगाल में, यहाँ पर सारा आपको योगदान देखने को मिलता है। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। तो ऐसा नहीं कि बंगाल के लोग बहुत पीछे रह गए थे, आज की बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा यंग बंगाल मूवमेंट, जो कि एक टीचर थे जिन्होंने लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा पूरा है भाई, ये पूरा पढ़ लेना, ये बॉक्स है और ये एनसीईआरटी का सिलेबस वाले हिस्से में भी नहीं आता, एक बॉक्स में छोटा सा दिया हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि हमारे सीटेट में वो किस हद तक सवाल की गहराई में जा रहा है कि एक बॉक्स से भी सवाल आ रहा है। ठीक है, तो ये काफी जो है टैलेंटेड व्यक्ति थे और यहाँ पर हमारी क्लास समाप्त हो जाती है। चलो अब आज थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ठीक है, आज हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। अब बताओ आपको कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, ठीक है, ओके। चलो अभी क्या है ना कि अभी हमारा थोड़ा सा ये कंसेप्ट हो रखा है कि हमने थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी रख के एक अपनी थोड़ी कंसेप्ट्स को बिल्ड कर लें। फिर हम एक करेंगे कि ऑब्वियसली व्हेन यू आर इन दिसंबर या नवंबर के लास्ट में पहुंच गए तो हम इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे आपको, अभी टाइम एक्सप्लेनेशन सुनने का भी और एक्सप्लेनेशन देने का भी। अदरवाइज हम पूरा प्रॉपर जो है सिर्फ हाँ फटाफट ये आंसर है, हाँ ठीक है ये आंसर है, तो वो मोर लाइक अ प्रैक्टिस सेशन होता है। वो तो आप खुद से भी कर सकते हो कि हाँ ये तो अब मुझे आता है। तो यहाँ पर तो एक्सप्लेनेशन मस्ट है, यहाँ पर तो एक्सप्लेनेशन मस्ट है ना। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है बच्चे जो हैं, आप लोगों को पता है कि 300 आपको ऑफ मिल जाएगा जो भी बैच का प्राइस है उस पर। तो आप सिर्फ और सिर्फ दिवाली 300 यहाँ पर लगा सकते हैं। हमारी क्लास 12:45 होती है और कल भी हम ठीक 12:45 पर मिलेंगे सिविक्स के क्वेश्चन के साथ। इको हमारी आते नहीं है तो आपको पता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी यानी कि सिविक्स। ठीक है, हाँ जी, एवरी डे मंडे टू फ्राइडे 12:45। जब जब क्लास नहीं होगी उसके लिए आप जो है बताइए आपको क्या करना है, आपको पहले ही नोटिफिकेशन सारी आ जाती है। ठीक है, अगर बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम मुझे नोटिफिकेशन आती है, उधर ना एक बेल होती है उसको ऑन कर लो, बेल होती है उस पर, बेल पर ऐसे क्रॉस लगाओ तो उसको हटा लेना। ठीक है, एनसीईआरटी की पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती है वेबसाइट से, तो ना एक इनकॉग्निटो मोड होता है, बहुत बार जब आप उसको बार बार विजिट करते हैं तो आपको ब्लॉक कर देते हैं, तो इनकॉग्निटो मोड में जाके कर लिया करो। ठीक है, चलिए ओके। पीडीएफ के लिए वी आर प्लानिंग टू मेक अ टेलीग्राम ग्रुप, है ना, तो ताकि सब लोगों के लिए जो है यहाँ पर पहुंच जाए। कल हम आपको पक्का टेलीग्राम बना के एक लिंक आपको देते हैं। ठीक है, चलिए केवीज वैकेंसी का अपडेट ये है कि दिसंबर तक बोला हुआ था, नवंबर लास्ट दिसंबर, अभी थोड़ा दिवाली वाला माहौल चल रहा है तो उसके बाद डेफिनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग कि कोई नई वैकेंसी आ जाए। ठीक है, चलिए सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, बहुत बहुत जो है शुक्रिया आप सभी का, एंड सेंडिंग ऑल लॉट्स ऑफ लव, आप सभी के लिए ढेर सारा प्यार, और मिलते हैं अगली क्लास में कल ठीक 12:45। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।